हेलो एवरीवन। सीयूटी 2026 एग्जाम में गैट सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और हम कवर कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। ओके, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसके साथ स्टैटिक जीके पढ़ना जरूरी होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और हम इसके पहले भी एक सेशन लेकर आए हैं, उस पे आपका काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज को आज इस सेशन में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं नेशनल अफेयर्स एंड गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज। न्यू पीएमओ बिल्डिंग सेवा तीर्थ। तो हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बिल्डिंग। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने न्यू प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसे इनॉग्रेट किया, उस न्यू बिल्डिंग को ओपन किया है। तो इस न्यू बिल्डिंग का नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। ओके, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उस बिल्डिंग का नाम है सेवा तीर्थ और इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1947 में। हमें जब आजादी मिली थी तब से हमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका एक ऑफिस रहा है। अब उसकी न्यू बिल्डिंग बनाई गई है और उसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी गेट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। तो एनसीईआरटी आपको पता होगा, है ना। हम जब बोर्ड एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं तो हम एनसीईआरटी को रेफर करते हैं। सीयूटी में भी जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उसमें एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, बट हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में या गैट सब्जेक्ट में इसका यूज नहीं होता है। ओके, तो एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला है। ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटी मानी जाएगी अब से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ग्रांटेड डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस टू एनसीईआरटी अलोइंग इट टू ऑफर इट्स ओन डिग्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ग्रांट किया है, क्या ग्रांट किया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस ग्रांट किया है। किसको किया है? एनसीईआरटी को किया है। और इससे क्या होगा? एनसीईआरटी अपने खुद के डिग्री कोर्स ऑफर कर पाएगी, है ना। यूनिवर्सिटीज में हम डिग्री कोर्स परस्यू करते हैं, उसी के एंट्रेंस एग्जाम है सीयूईटी जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। सबकी अपनी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है, किसी को डीयू में जाना है, किसी को बीएचयू में जाना है। तो अब एनसीईआरटी को भी एक प्रकार से यूनिवर्सिटी माना जाएगा और वो खुद के डिग्री कोर्सेज ऑफर कर सकेगी। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सौ को पता भी होगा जो काफी अवेयर रहते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, है ना, क्योंकि आप इन्हीं की किताबें पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1961 में स्टैब्लिश हुआ। ओके, नेक्स्ट इज फीमेल एडवोकेट्स रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि 30% सीट रिजर्वेशन फॉर फीमेल एडवोकेट्स इन स्टेट बार काउंसिल्स। तो स्टेट बार काउंसिल्स जो होते हैं, है ना, सॉरी, स्टेट लेवल पे जो बार काउंसिल्स होते हैं उनमें 30% सीट्स जो है वो फीमेल एडवोकेट्स के लिए रिजर्व की जाएंगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब से जो स्टेट बार काउंसिल्स होंगे उनमें 30% जो है फीमेल एडवोकेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये रिजर्वेशन से रिलेटेड न्यूज थी। ओके, नेक्स्ट इज हेल्थ सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। थोड़े से हेल्थ से रिलेटेड या फिर जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है उससे रिलेटेड, है ना, कुछ हम न्यूज देख लेते हैं। लिम्फेटिक फिलेरियासिस एलिमिनेशन। ओके, तो ये एक बीमारी होती है, उसके एलिमिनेशन से रिलेटेड कुछ टारगेट रखा गया है, देख लेते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। तो सबसे पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब है। okay? तो उन्होंने क्या किया है? सेट टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियरिसिस बाय 2027। उन्होंने टारगेट रखा है कि हम लिम्फेटिक फिलियरिसिस, इस बीमारी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे बाय 2027। ओके, एलिफेंटियासिस ये जो बीमारी होती है वो इसी के यही उसके पीछे का रीजन होता है। ओके, इसी वजह से वो बीमारी होती है। उसमें क्या होता है? हत्ती रोग उसे हिंदी में कहते हैं। सपोज जो बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, जनरली लेग्स होते हैं, तो वो काफी बड़े हत्ती जैसे पैर हो जाते हैं। ओके, इतने बड़े बड़े। तो ये बीमारी को हमें पूरी तरह से एलिमिनेट करना है और इसके लिए टारगेट सेट किया है 2027 तक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से रिलेटेड एक टारगेट देखा था। अगर आपको याद होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा, है ना। रिवाइज करते रहिए करंट अफेयर्स, ये चीज ही ऐसी है, आप न्यू पढ़ोगे तो जूना भूलते जाओगे, बट हमें भूलना नहीं है, सो रिवीजन इज मस्ट। नेक्स्ट न्यूज इज सूरत, इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री मेट्रो सिटी। ओके,
तो सूरत जो है सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री मेट्रोपॉलिटन सिटी इन 70 to 80 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी। तो सूरत जो है इंडिया का फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बनी है। ओके, यानी यहाँ पे झोपड़पट्टी जो झुग्गी झोपड़ियां होती है ना, स्लम एरिया, वो नहीं है सूरत में। ओके, तो अब ये किस कैटेगरी में फर्स्ट सिटी बनी है? ये मेट्रोपॉलिटन सिटी। ओके, तो ये कौन सी सिटी होती है जहां पे पॉपुलेशन जो है 70 to 80 लाख होती है? ओके, ये वाली कैटेगरी, ठीक है, जहां पे पॉपुलेशन 70 से 80 लाख के बीच होती है। तो सूरत में इतनी पॉपुलेशन है इसलिए वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी ऐसी फर्स्ट बन गई है जहां पे स्लम नहीं है, स्लम फ्री बन गई है। ओके, आई ये न्यूज अच्छे से समझ में? तो अब सूरत क्या है? कैपिटल है गुजरात स्टेट की। ओके, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज एंड मेजर टेक्सटाइल हब। मैंने कहा था मैं स्टैटिक जीके के भी फैक्ट्स आपके कवर कराऊंगी, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। पहली बात, सूरत कैपिटल है गुजरात की। ओके, उसके बाद ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। ओके, और मेजर टेक्सटाइल हब है। ओके, बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है, और इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डायमंड का काफी बड़ा कारोबार चलता है। ओके, सूरत इज कॉल्ड डायमंड सिटी, उसका निकनेम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज इज बेलाग्राम, इंडिया फर्स्ट नेट जीरो पंचायत। तो इंडिया की फर्स्ट नेट जीरो पंचायत बना है बेलाग्राम। ठीक है, ग्राम पंचायत आपको पता होगा छोटे गांव में रहती है। ओके, तो ये एक ऐसा ही गांव है बेलाग्राम जो नेट जीरो पंचायत बन चुका है। बेला ग्राम पंचायत इन महाराष्ट्र भंडारा डिस्ट्रिक्ट। तो महाराष्ट्र स्टेट में भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये गांव है बेलाग्राम। उसकी जो पंचायत है वो रिकॉग्नाइज की गई है एज नेट जीरो पंचायत। ओके, इसे नेट जीरो पंचायत घोषित कर दिया गया। इंडिया का फर्स्ट ऐसा पंचायत है। अब नेट जीरो मतलब क्या? नेट जीरो मीन जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एमिशन जीरो है। मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस यानी जैसे मीथेन होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिससे हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें ये ग्रीन हाउस से ट्रैप हो जाती है ड्यू टू ओजन लेयर, और इससे हमारा टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है ना, ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू इससे होता है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। यहाँ कोई भी ग्रीन हाउस एमिट नहीं होती है एनवायरमेंट में, और यहाँ पे जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब ये खुद ही खुद का एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही यूज करते हैं, और कुछ भी ग्रीन हाउस एनवायरमेंट में एमिट नहीं करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये एनवायरमेंट के हिसाब से काफी अच्छी चीज है ना। ग्रीन हाउस गैस एमिशन अभी इस समय काफी एक बर्निंग इशू है, तो इससे रिलेटेड कोई इनोवेशन हो रहा है, कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, तो जरूर एग्जामिनर इस पे फोकस करेगा। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलिसी मैंडेट्स एंड स्टेट स्कीम्स। कुछ स्कीम्स निकली है, कुछ पॉलिसी निकली है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। E20 फ्यूल मैंडेट। सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेटेड सप्लाई ऑफ E20 फ्यूल 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल एट ऑल पंप्स फ्रॉम April 1, 2026। काफी जनरल न्यूज है, आप सभी को पता होगा जो लोग टू व्हीलर्स वगैरह यूज करते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है, मतलब कि कंपलसरी कर दिया है कि जो फ्यूल सप्लाई होगा वो E20 फ्यूल होगा। E20 का मतलब क्या है? इसमें 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। अगर आप बोल रहे हो कि पेट्रोल भरवाने जा रहे हो, पेट्रोल चाहिए कह रहे हो, तो उसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा। इसी को E20 फ्यूल बोलते हैं, और ये इसका सप्लाई कंपलसरी कर दिया गया है हर पंप पे 1 अप्रैल से। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है थोड़ा सा समझ लेते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग रिड्यूसेस कार्बन इमिशन एंड प्रमोट्स एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन। तो इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं हम पेट्रोल में, है ना, मिक्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे जो है कार्बन एमिशन कम होता है। पेट्रोल से धुआं निकलता है, उसमें कार्बन होता है, तो अगर हम एथेनॉल उसमें मिक्स कर दे पेट्रोल में, तो ये जो एमिशन है कार्बन का ये कम हो जाता है कुछ मात्रा में। और दूसरा एक इसका और एक फायदा है कि अब आप कहोगे कि हम थोड़ा बहुत जो कार्बन बचा रहे शायद वो इथेनॉल बनने में ही उतना कार्बन एमिट हो जाए, तो जो हमारा ओवरऑल नेट एमिशन है वो तो उतना ही रहेगा क्योंकि बनाने में लग जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। एथेनॉल जो है ये एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट है। जैसे कि सपोज कोई खेती है, एग्रीकल्चर है, वहां पे मेन प्रोडक्ट जो है उनका शुगर केन यानी गन्ना उगाए जा रहे हैं। अब वो गन्ना उगा रहे हैं,
पर उसका कुछ बाय प्रोडक्ट बच जा रहा है ना, वो गन्ने से शक्कर बना रहे हैं, तो शक्कर बनाते बनाते कुछ वेस्ट मटेरियल यानी बाय प्रोडक्ट कहेंगे हम। वेस्ट मटेरियल इज समथिंग विच कैन बी थ्रोन, मतलब अब उसका कुछ यूज नहीं है, फेंक दो। बट ये जो कुछ ऐसी चीज बच रही है जिसका हम आगे यूज कर सक रहे हैं, तो उसे हम बाय प्रोडक्ट कहेंगे, ओके, सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो ये ऐसा ही इथेनॉल जो है ये एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है जिसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ओके। तो एक तरह से हमारा जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इससे वो बाय प्रोडक्ट बन गया, है ना। जो एग्रीकल्चर में रिलेटेड लोग है, फार्मर्स है, उनको एक और एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है ना, कि तुम बाय प्रोडक्ट भी बेचो, मेन प्रोडक्ट तो तुम बेच ही रहे हो उगाकर, बाय प्रोडक्ट भी बेचो, और इसके ब्लेंडिंग से कार्बन इमिशन भी कम हो रहा है, इसलिए ये गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना एक्सटेंशन, ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ अटल पेंशन योजना अंटिल फिजिकल ईयर 2030 टू 31। तो अटल पेंशन योजना काफी बड़ी योजना है और हर इंसान तक पहुंचे भी ऐसी ये योजना है ना, एवरीवन नोज अबाउट दिस। जो भी आप एडल्ट है, मतलब जो बड़े लोग हैं आपके घर पे, आप पूछो सबको ये पता होगी अटल पेंशन योजना। पेंशन दी जाती है जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, नहीं के बराबर होता है उन्हें। तो इस योजना का जो एक्सटेंशन कर दिया गया है वो 2030 टू 31 इस ईयर तक ये स्कीम चलेगी, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इसलिए इसका एक्सटेंशन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इज रानी दुर्गावती योजना। अब ये छत्तीसगढ़ इस स्टेट से रिलेटेड न्यूज है कि वहां पे रानी दुर्गावती योजना स्टार्ट की गई है। क्यों स्टार्ट की गई है, क्या है इसका पर्पस? प्रोवाइड्स ₹1.5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल्स अपॉन टर्निंग 18। तो छत्तीसगढ़ में क्या होगा, अगर कोई गर्ल लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसे 1.5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ओके। तो ये क्यों रखी गई है स्कीम? एक तो गर्ल एम्पावरमेंट के लिए, है ना। और जो ये रानी दुर्गावती नाम है ना, ये रानी दुर्गावती के ऊपर रखा गया है इस योजना का नाम। ये 1524 टू 1564 थी। ये एक लीजेंडरी मराठी वॉरियर क्वीन है ना। मराठी क्वीन थी ये, योद्धा थी जिन्होंने मतलब रानी नाम पे से ही लग रहा है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थे वैसे ही रानी दुर्गावती थे। तो इनके नाम पर ये योजना का नाम रखा गया है, और ये गर्ल्स को 18 साल के होने पर 1.5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, यानी 1,50,000, ओके। नेक्स्ट इज स्त्री सुरक्षा योजना। ये केरला की स्कीम है, ओके। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स ₹1,000 मंथली पेंशन टू अनएम्प्लॉयड एंड ट्रांसजेंडर वुमेन। अब ये स्पेसिफिकली अनएम्प्लॉयड और ट्रांसजेंडर वुमेन के लिए, ओके। तो इन दोनों टाइप्स के वुमेन को क्या होगा, ₹1,000 की मंथली पेंशन दी जाएगी, ओके, स्त्री सुरक्षा योजना के तहत केरला में। आई बात समझ? अब नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिक फर्स्ट एंड ट्रेलब्लेजर्स। मतलब कि ऐसा क्या हटके हो रहा है, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, ओके। कुछ तड़क फड़कदार न्यूज़ेस देख लेते हैं हम। सो फर्स्ट इज फर्स्ट फीमेल सीआरपीएफ कंटिजेंट लीडर, ओके, सिमरन बाला। नोट कर लीजिए नेम, काफी इंपॉर्टेंट है। मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर। ये इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, किस तरह से ये फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनी है, ओके। फर्स्ट टाइम कोई फीमेल ऑफिसर बनी है जिन्होंने लीड किया है सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट एट रिपब्लिक डे 2026 परेड। आप सभी को पता होगा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को परेड होती है काफी बड़ी न्यू दिल्ली में। तो उस परेड में हमारी जो आर्मी होती है वो, उसकी जो हर कोई हम कह सकते हैं बैच होती है, या फिर हर कोई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो अपनी अपनी एक परेड निकालते हैं, उनका एक टैब्ल्यू होता है, या फिर वो मार्च करते हुए जाते हैं ना। तो ऐसे सीआरपीएफ जब मार्च कर रहे थे तो उस कंटिजेंट को सिमरन बालाजी ने लीड किया। वो उसको लीड करते हुए वहां से परेड करते हुए पूरे यूनिट को उन्होंने उस रास्ते से लेके गए, ओके, परेड वे से। गेटवे ऑफ इंडिया पे ये होता है, इंडिया गेट पे, सॉरी, ये इवेंट होता है, तो वहां से, ओके, कर्तव्य पथ से। पहले उसका नाम राजपथ था, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये फर्स्ट फीमेल ऑफिसर हुई जिन्होंने सीआरपीएफ को लीड किया, मार्चिंग कंटिजेंट को। तो सीआरपीएफ क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ओके।
इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये 1939 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये इंडिया की लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। ओके, इंडिया लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। ये भी जो फैक्ट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन। ओके, India's first 3D printed automatic weather station developed under mission मौसम will be established in दिल्ली। तो दिल्ली में क्या इस्टेब्लिश होगा? एक इंडिया का जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होगा, ये मिशन मौसम के तहत डेवलप किया गया है। ओके, तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिक वेदर मतलब एक स्टेशन रहेगा, वेदर स्टेशन, जहाँ पे 3D प्रिंट मतलब 3D वे में वहां पे वेदर्स का मतलब जो भी अपडेट्स है वो मिलेगी। ओके, सो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ओके, मिशन मौसम क्या है? ये 2023 में स्टार्ट हुआ था और ये 2047 तक चलने वाला है। एम्स टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट सर्विसेज। ये वेदर फोरकास्ट जो होता है ना, कि आज धूप रहेगी, आज बरसात आएगी, आज हवा तूफान आएगा, इस टाइप से। तो ये जो अंदाजा लगाया जाता है, वेदर फोरकास्ट किया जाता है, इसको इम्प्रूव करने के लिए और क्लाइमेट की जो बाकी सर्विसेज होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए मिशन मौसम लाया गया है। और उसी के तहत फर्स्ट 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन जो है न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जाएगा। आ गई समझ में न्यूज? नेक्स्ट इज ग्लोबल रैंकिंग एंड इंडाइसेस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वीडियो में भी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रैंकिंग या इंडाइसेस डिस्कस किए थे, इसमें अगेन मैं कुछ न्यू इंडाइसेस के साथ आई हूँ, रैंकिंग्स के साथ। सो फर्स्ट इज इंटरनेट शटडाउन्स, सेकंड ग्लोबली। ओ माय गॉड। सो एक्सेस नाउ इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025, ये रिपोर्ट आई है एक, ठीक है। इसमें इंडिया ने जो है सेकंड रैंक किया है इन नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स। तो सबसे ज्यादा दुनिया में जो है इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं, उसमें फर्स्ट नंबर पे म्यांमार है और सेकंड पे क्या है? इंडिया है। समझ आ रही है बात? फर्स्ट पे म्यांमार है, म्यांमार के जस्ट बिहाइंड है हम, सेकंड पे इंडिया आ रहा है। तो इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या? यानी ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ऑफन ऑकर ड्यूरिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट और सिक्योरिटी कंसर्न्स। सपोज कहीं पे कर्फ्यू लग गया है ना, या कहीं पे कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है, कुछ वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे कभी कभी इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है ना, आप सबको पता होगा, न्यूज में आते रहता है। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं उन मामले में इंडिया पूरी दुनिया में सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट म्यांमार में है। तो इंडिया में काफी ज्यादा बार इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ऐसे रीजंस की वजह से। बात समझ में आई? अब सेकंड है मंगलुरु सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। ओ माय गॉड, नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026, ये एक इंडेक्स निकला था जिसके तहत मंगलुरु जो है वो इंडिया का सेफेस्ट सिटी है। ओके, तो मंगलुरु जो है वो कर्नाटका में है ना, बैंगलोर मैंगलोर उस टाइप में है ये। तो बेंगलुरु है, उसी की तरह एक बेंगलुरु नाम की सिटी है कर्नाटका में, जो कि मेजर पोर्ट सिटी है। ओके, पोर्ट मतलब बंदरगाह, जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, जहाँ पे बिजनेस के लिए शिप्स आती जाती रुकती है, तो वो एक मेजर पोर्ट सिटी है। काफी सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे बेंगलुरु में, काफी बड़ा मेजर पोर्ट है। एंड ये आईटी हब भी है साउथ इंडिया का, है ना, जैसे बेंगलुरु है वहाँ पे काफी आईटी कंपनीज है, वैसे बेंगलुरु में भी है। सो ये सेफेस्ट सिटी है इंडिया की इस रिपोर्ट के तहत। नेक्स्ट इज WEF एनुअल मीटिंग 2026 डेवोस। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब कि WEF की 56 एनुअल मीटिंग थी। ओके, जो कि हेल्ड की गई डेवोस में, स्विट्जरलैंड। ओके, और इसकी थीम क्या थी? अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ठीक है, 56 मीटिंग थी, डेवोस में हुई, इसकी थीम थी अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये 1971 में फॉर्म हुआ था, अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल लीडर्स। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। ये हर साल इसकी मीटिंग्स होती है ना। काफी सारे लीडर्स जो ग्लोबल लीडर्स है वहां पे आते हैं, मिलते हैं, तो काफी न्यूज में रहता है और इस क्वेश्चन भी बनते हैं, सो मैंने यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अफेयर्स एंड न्यू लीडरशिप। कुछ न्यू पूरे, अगर हम वर्ल्ड में देखें अलग अलग कंट्रीज में कुछ हुआ है न्यू, कहीं पे पीएम चुन के आया है, कहीं पे कुछ नया बना है, उससे रिलेटेड ही स्लाइड है, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के न्यू पीएम
तारिक रहमान बने हैं, 11th प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के। आप सभी को पता होगा बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहां पे पहले शेख हसीना जी थे, फिर वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, उन्हें वहां से भागना पड़ा, है ना। ये काफी न्यूज चल रही थी। फिर वहां पे जो नोबेल पीस प्राइज मिला है, अ, वो वहां पे कुछ टाइम के लिए टेम्पररी एज ओवरलुक कर रहे थे वहां पे चीजों को। मोहम्मद यूनुस जी इकोनॉमिस्ट थे काफी बड़े, उन्होंने का नोबेल प्राइज मिला है, तो ऑब्वियसली उन्होंने इकोनॉमिक्स में काफी कुछ रिसर्च की थी। अब जाके वहां पे इलेक्शंस हुए हैं और तारिक अहमद वहां के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये काफी टाइम से ना बांग्लादेश थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था वहां पे हिंदुओं को लेकर, तो बहुत ज्यादा न्यूज में था। और ये जो इलेक्शन हुए, ये अपॉइंटमेंट हुई है, न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये काफी एक यू नो की फोकस बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप प्लीज इसे IM पे मार्क कर लीजिए और अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। साथ में स्ट्रेटेजी की देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, और वहां की करेंसी जो है वो टाका है। ढाका टाका, आप ऐसे राइम की तरफ इसे याद रख सकते हो, मैं तो मतलब ऐसे ही रखती हूँ, ओके। टका टाका, दैट्स लाइक दैट। सो ठीक है। अब नेक्स्ट है जापान न्यू PM। ओके, जापान में भी न्यू प्राइम मिनिस्टर आया है, सने तकाइची। ओके, ये 105th प्राइम मिनिस्टर बने। ओ माय गॉड, आप देख रहे हो बांग्लादेश नया बना है कंपेरेटिवली, है ना, इंडिया का पार्ट था पहले। तो यहाँ पे 11th प्राइम मिनिस्टर है। अब जापान काफी पुराना है, तो वहाँ पे 105th प्राइम मिनिस्टर बने। ओके जापान की जो कैपिटल सिटी है वो टोक्यो है, और वहाँ पे करेंसी येन चलती है। ओके, कंट्री कैपिटल करेंसी पता होना चाहिए, और न्यू जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह इलेक्ट होते हैं, चुन कर आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं म्यांमार के भी न्यू प्रेसिडेंट आए हैं। अच्छा, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर थे, अब हम प्रेसिडेंट पे आ रहे हैं। ओके, मिन ऑन्ग लैंग, सॉरी इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते फॉरेन वर्ड्स, है ना। सो ये म्यांमार के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल, और दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है। ओके, सो चाइना, ऑफ कोर्स चाइना इज ऑलवेज अहेड इन इनोवेशन। तो चाइना ने इनोग्रेट किया है 22.13 किलोमीटर लॉन्ग टिएनशन शेंगिल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट। ये पूरे वर्ल्ड में का सबसे लॉन्गेस्ट है, 22 किलोमीटर है अप्रोक्स, इतना लॉन्ग टनल, एक्सप्रेसवे टनल इनोग्रेट किया है। ओके, चाइना ने। चाइना की कैपिटल जो है बेजिंग है। ओके, नेक्स्ट इज मेजर अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ओके, अब अवार्ड्स ऑनर्स ये सब देख लेते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, इंडियन ऑफिशियल सुप्रिया साहू ऑनर्ड विद यूएन हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड फॉर 2025। ध्यान रखना, यूएन यूनाइटेड नेशन का जो हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड होता है, वो अवार्ड का नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये मिला है इंडियन ऑफिशियल सुप्रिया साहू जी को, है ना, 2025 के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ओके, 44-year-old Iranian scientist Kavya Madani become the youngest winner for 2026 for water bankruptcy concept। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है ईरान के जो साइंटिस्ट है काव्या मदानी जी, और ये यंगेस्ट विनर बनी है। ओके, सबसे कम एज में उन्होंने ये प्राइज जीता है, और इनका जो था कंसेप्ट वाटर बैंक्रप्टसी का, इसके लिए इन्हें ये प्राइज मिला है। ओके, 44 इयर्स के थे ये। तो काफी सारे, अगर हम एंगल से देखें तो इम्पोर्टेंट न्यूज है, ईरान के साइंटिस्ट थे। ओके, काव्या मंदानी यंगेस्ट बने हैं। ओके, स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो वाटर का नोबेल प्राइज माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, और उसमें भी अब यंगेस्ट कोई जीत रहा है तो और भी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये 1991 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है। वाटर का नोबेल प्राइज कहा जाता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ध्यान रखिएगा। ईरानियन साइंटिस्ट काव्या मंदानी जी को मिला है, यंगेस्ट विनर बने। इनका जो कंसेप्ट था उसका नाम था वाटर बैंक्रप्सी, और ये 44 इयर्स ओल्ड थे। ये 2026 के लिए है। नेक्स्ट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2026। कार्तिक आर्यन को मिला है बेस्ट एक्टर के लिए, कीर्ति सानोन जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, और स्ट्रीट
टू को मिली है बेस्ट फिल्म के लिए, है ना। बेस्ट फिल्म जो थी स्त्री टू थी, बेस्ट एक्ट्रेस जो थी कृति सोनन जी थे, और बेस्ट एक्टर जो थे कार्तिक आर्यन थे। इन सबको मिले हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2026 के। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा में, है ना। सिनेमा में अगर इंडिया में कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे हाईएस्ट माना जाता है। और ये 1969 में स्टैब्लिश हुआ था, तब से ये देने आ रहे हैं। दादा साहेब फाल्के ये खुद एक कह सकते हैं इंडियन सिनेमा के पायनियर थे। इन्होंने काफी इंडियन सिनेमा को मतलब इंडिया में सिनेमा लाया है, इन्होंने काफी उसके ग्रोथ करी है, मतलब काफी उसको हर किस इंसान तक पहुंचाया है, तभी हम आज सब जन इतने मूवीज देख रहे हैं, इतने फैंस है ना। बॉलीवुड एंड अदर्स जो भी होते हैं, साउथ का टॉलीवुड है एंड ऑल। सो ये जो है इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है, ओके, इन सिनेमा। नेक्स्ट इज डिफेंस एंड स्पेस इनिशिएटिव्स, ओके। मिशन मित्र स्पेस सिमुलेशन, इसरो ने ओके लॉन्च किया है मिशन मित्रा। ये लद्दाख में लॉन्च किया है ताकि टू सिमुलेट स्पेस लाइक कंडीशंस फॉर गगनयान एस्ट्रोनॉट्स। तो क्या है गगनयान मिशन है, ओके, ध्यान से समझिएगा। गगनयान एक मिशन है, उसके एस्ट्रोनॉट्स यानी उस मिशन में जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, उन्हें स्पेस लाइक पहले उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, है ना। उन्हें उस वैसे एनवायरनमेंट में, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है एंड ऑल, तो वैसे एनवायरनमेंट में उन्हें पहले कुछ टाइम बिताना होगा, तभी वो स्पेस में जाने के लिए फिट रह पाएंगे। तो वैसी कंडीशन सिमुलेट करने के लिए ना, वैसी कंडीशंस वहां पे बनाई गई, कहाँ पे, लद्दाख में, मिशन मित्रा के तहत, ओके, ताकि उन्हें वैसे एनवायरनमेंट में रखा जा सके, उन्हें ऐसा लगे कि हम स्पेस में हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट थी न्यूज। अब गगनयान क्या है वो समझ लेते हैं। ये एक मिशन है जिसका एम है 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में 5 to 7 डेज के लिए भेजना। इंडिया का फर्स्ट क्रूड मिशन है, ओके। ध्यान रखिएगा, काफी बड़ा मिशन है ये गगनयान मिशन। इंडिया का फर्स्ट क्रू मिशन होने वाला है, जिसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा 5 से 7 दिन के लिए। तो उनको वैसी ही कंडीशंस में फील आए, उन्हें वैसे ही कंडीशन को इमेजिन करे, वैसे ही फील आए, वैसे ही रहे उनकी ट्रेनिंग को, इसलिए मिशन मित्रा के तहत लद्दाख में वहां पे वैसी कंडीशन बनाई गई, ओके। ये जो मिशन मित्रा है वो वहां पे लॉन्च किया गया। समझ आई पूरी न्यूज अच्छे से। नेक्स्ट इज वायु शक्ति 2026 एयर एक्सरसाइज। तो इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने कंडक्ट किया है उसका लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। तो पहली बात, वायु शक्ति, अब काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, कुछ यूनिलैटरल होती है, कुछ बायोलैटरल होती है। बायोलैटरल मीन्स दो देशों के साथ मिलकर की जाती है। काफी सारी एक्सरसाइजेस होती है ना। हमारी जो आर्मी है वो अपडेटेड रहना चाहिए न्यू न्यू चीजों को लेके, और उनकी कैपेबिलिटीज एनहांस करने के लिए ये इस तरह की एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। तो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज है वायु शक्ति 2026, वो जैसलमेर राजस्थान में हुई, ओके। तो इंडियन एयरफोर्स जो है 1932 में स्टेब्लिश हुआ था, और ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है। हमारी इंडिया की जो एयरफोर्स है वो वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट पे है, ठीक है। और उसकी जो लार्जेस्ट एक्सरसाइज है हमारी इंडियन एयरफोर्स की, वो है वायु शक्ति 2026, जो कि जैसलमेर राजस्थान में हुई, ठीक है। क्लियर है चीजें। गूगल्स प्रोजेक्ट सन कैचर, गूगल ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, प्रोजेक्ट सन कैचर, टू एस्टेब्लिश स्पेस बेस्ड सोलर पावर्ड एआई डाटा सेंटर्स। अब देखो एआई सब तरफ फैल गया है ना, एआई की बातें हो रही है, और आपने कहीं पढ़ा होगा कि एआई की डेटा सेंटर्स जो है वो काफी ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं ताकि वो ठंडे रहे, है ना, कूलिंग के लिए। सो बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट हो रहा है वहां पे, एंड दैट्स तो गूगल ने क्या किया है, अब सारी ही जो भी एआई में लगी है कंपनीज, वो सब सोच रहे हैं इसके कुछ अल्टरनेटिव फाइंड करने की, ताकि वो जो वाटर कंज्यूम हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो कम हो। तो इन्होंने क्या किया, कहीं हम स्पेस में अगर डेटा सेंटर हमारे रख दे तो वहां पे हीटिंग इश्यू नहीं होगा, या फिर सोलर पावर मतलब सोलर पे चले वो एआई डाटा सेंटर, तो कैसा रहेगा, है ना। तो इन सब के अराउंड रिसर्च करने, या जो भी हम कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ इनिशिएटिव, उसके लिए गूगल ने क्या किया है, प्रोजेक्ट सन कैचर अनाउंस किया है, ओके। अब ये ट्रेंडिंग
इशू कहो या जो एआई एक ट्रेंड है ना आजकल, तो उसके अराउंड ये न्यूज थी। प्लस गूगल इसमें इन्वॉल्व था, सो ये प्रोजेक्ट आई गेस थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, सो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज थोड़ा सा एआई और कंप्यूटिंग पावर के अराउंड थोड़े से और न्यूज पढ़ लेते हैं। इंडिजीनियस मतलब हमारे इंडिया से रिलेटेड, ओके। गूगल तो हो गया आउट ऑफ द कंट्री है ना, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पर इंडिया में क्या चल रहा है इस न्यू टेक्नोलॉजी के अराउंड वो देख लेते हैं। विक्रम इंडिया लैंग्वेज एलएलएम्स, इंडियन लैंग्वेज का एलएलएम है विक्रम, ओके। तो बेंगलुरु का जो स्टार्टअप है सर्वम एआई, आपने नाम सुना होगा, सर्वम एआई हमारा इंडिया का एआई कहा जाता है इसे। तो इसने लॉन्च किया है विक्रम, ओके। ये 2 LLMs डिजाइन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, 2 LLMs है जो इंडियन लैंग्वेज के लिए डिजाइन किए गए स्पेसिफिकली, ओके। इंडियन लैंग्वेजेस मतलब जो हमारी हिंदी हो गया या फिर कोई स्टेट की लैंग्वेज जैसे मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा, इस टाइप से उसके लिए ये लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स है, LLMs। तो ये विक्रम के नाम से है और ये सर्वम एआई ने लॉन्च किया है, और ये जो सर्वम एआई है वो बेंगलुरु में है। आई बात समझने सारी। अब बेंगलुरु जो है वो आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे, है ना, काफी सारी आईटी कंपनीज है, अभी हमने डिस्कस किया सेम बेंगलुरु की तरह। और ये टेक इनोवेशन में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ओके। नेक्स्ट इज परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड न्यूज जब भी आए है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया ही आया है। तो आपको नाम दे देंगे, परम रुद्र क्या है पूछेंगे, टाइप्स दे देंगे कंप्यूटर के, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर। सो आपको मार्क करना है सुपर कंप्यूटर, या फिर पूछा जाएगा ये कहाँ का है, तो या फिर आपको बताया जाएगा कि बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम बता दो, है ना। तो बिहार का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम रुद्र, और ये आईआईटी पटना में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है। परम रुद्र प्लीज नेम नोट कर लीजिए, सुपर कंप्यूटर है, बिहार का है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। आईआईटी पटना है ना, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो वहां पे जो आईआईटी है वहां पे ये इनोग्रेट हुआ है। परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड बाय सीडैक। तो हमारे इंडिया की सुपर कंप्यूटर्स की जो सीरीज है उसका नाम है परम, ओके। ये काफी फेमस सीरीज है सुपर कंप्यूटर्स की, जो सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डेवलप की गई है, ओके। तो ये जो है ना काफी न्यूज में रहता है, अगर आप में से किसी ने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो परम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो उसी सीरीज का ये एक सुपर कंप्यूटर है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट स्पोर्ट्स, क्रिकेट एंड एथलेटिक्स के अराउंड हम न्यूज जल्दी से कवर कर लेते हैं। हरमनप्रीत कौर मोस्ट कैप फीमेल क्रिकेटर, इंडियन की कैप्टन है ना, वुमेन्स टीम की कैप्टन है क्रिकेट की हरमनप्रीत कौर, आप सभी को पता होगा। फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था और इंडिया ने जीता है, हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी में जीता है, आप सभी को पता होगा। तो ये मोस्ट कैप फीमेल प्लेयर बनी है, सबसे ज्यादा कैप जीतने वाली है ना इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री, मतलब पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कैप्स जीतने वाली कैप्टन जो है हरमनप्रीत कौर है फीमेल में, ओके, फीमेल प्लेयर्स में। 356 मैचेस का रिकॉर्ड है इनका, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली सिंस हरमनप्रीत डेब्यूट इन 2029। हरमनप्रीत ने डेब्यूट जो है 2029 में किया था, और तब से वुमेन्स क्रिकेट जो है इंडिया में काफी ज्यादा ग्रो किया है। तो इनका डेब्यूट ईयर ध्यान रखिएगा 2029 पूछा जा सकता है। मोस्ट प्लेयर है, ओके, इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में 356 मैचेस का रिकॉर्ड है, इंडियन टीम की कैप्टन है। फीफा 2026 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप पता होगा आपको, जो फुटबॉल फैन होते हैं उन्हें। तो इसका 23rd एडिशन जो है जॉइंटली होस्टेड बाय कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए, 3 कंट्रीज द्वारा ये होस्ट किया गया है ना। ज्वाइंटली 23rd एडिशन था इसका, कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए। इसके जो मैस्कॉट्स थे वो थे क्लच, मैपल एंड जयो, ओके। ये 3 मैस्कॉट्स थे इस वर्ल्ड कप के। फर्स्ट वर्ल्ड कप टू बी होस्टेड इन 3 कंट्रीज, ये फर्स्ट टाइम हुआ है फीफा वर्ल्ड कप जो 3 कंट्रीज ने एक साथ होस्ट किया है, और ये एक्सपांडेड टू 48 टीम्स फ्रॉम ट्रेडिशनल 32। तो पहले 32 टीम्स में ही होता था, अब इसे 48 टीम्स में एक्सपांड किया गया है, अब इसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट की है। अगेन इंपॉर्टेंट काफी चीजें इस बार फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड ना, थोड़ा सा आप मोटा मोटा याद कर लीजिए, है ना, जैसे मैंने अभी आपको होस्ट बता दिए है ना, एडिशन नंबर बता दिया।
3 कंट्रीज द्वारा होस्ट करने वाला फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। टीम्स की नंबर भी बढ़ा दी गई। इसके साथ इसमें ना पहले जो ट्रेडिशनल 32 टीम्स का जब फॉर्मेट होता था, तब इसमें जो स्मॉलेस्ट कंट्री थी है ना, सबसे कम पॉपुलेशन वाली या सबसे कम एरिया वाली हम कह सकते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट कंट्री थी वो आइसलैंड थी। बट अब वो भी चेंज हो गई है और कोई और कंट्री ने उसकी जगह ली है। तो मैंने यहाँ पे मतलब ऐड करना थोड़ा सा मेरा रह गया, सॉरी फॉर दैट। वो न्यूज में ऐड करने वाली थी इसी के साथ। तो मतलब दो काफी चीजें न्यू हुई है इस बार फीफा वर्ल्ड कप में, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना एक साथ। ऑलरेडी फीफा वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है और उसमें भी अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा की जो यूनिक चीजें हो जाती है, तो फिर वो न्यूज एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हो जाती है। तो ऐसी न्यूज मैंने मेजरली वैसी ही टाइप की न्यूज रखी है जो काफी मतलब पता होना जरूरी है। अब करंट अफेयर्स इतना वास्ट टॉपिक है, आप सब कुछ पढ़ोगे नेसेसरी नहीं है, है ना। काफी लोग अभी टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के बाद, तो उनका तो इतना 6 मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। सो मेन मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ना, एकदम से हाईलाइटेड न्यूज होती है, उनका ही कलेक्शन में ला रही हूँ। सो ये भी उसमें से एक थे। नेक्स्ट इज भुवनेश्वर वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स होस्ट। तो कलिंगा स्टेडियम जो है भुवनेश्वर में, वो होस्ट करेगा वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2008 में। तो ओडिशा में है भुवनेश्वर, ओके, कैपिटल है ओडिशा की। इसमें कलिंगा स्टेडियम है। आपको पूछा जा सकता है ना, स्टेडियम्स पूछते हैं कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ है। क्यों पूछेंगे? क्योंकि ये न्यूज में है। तो आपको आंसर देना होगा भुवनेश्वर में, या फिर भुवनेश्वर में जो स्टेडियम उसका नाम क्या है, ठीक है। ऐसे भी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 2028 में जो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होंगी उसको होस्ट करने वाला है। इंपॉर्टेंट न्यूज है। और जो भुवनेश्वर ओडिशा जो स्टेट है ना, एक बात याद रखना, ओडिशा स्टेट जो है ये हॉकी के ट्रेडिशन और स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। मतलब ओडिशा की जो गवर्नमेंट मानो, वहाँ की चीफ मिनिस्टर मान लो आप, या फिर ओडिशा एज अ स्टेट समझ लो, हॉकी को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। हमारा नेशनल गेम ऑफ इंडिया है का। सो देखा जाए तो वो इतना पॉपुलर नहीं है क्रिकेट जितना, है ना। क्रिकेट काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, बट हॉकी उतना पॉपुलर नहीं है, जबकि वो हमारा नेशनल गेम है। बट ओडिशा ऐसा स्टेट है जो हॉकी को काफी ज्यादा प्रमोट करता है, उसको स्पॉन्सर करता है, उसके हर टूर्नामेंट को, एंड हमेशा हॉकी के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। अब देखो, आप वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट करेंगे 2028 में। बट हॉकी के लिए काफी ओडिशा पॉपुलर है। मतलब एक ये भी कहा जाता है जैसे करंट अफेयर्स के सर्कल में, कि अगर हॉकी से रिलेटेड कुछ न्यूज हो तो वो जरूरी है, मतलब कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन ओडिशा से रहेगा, तो ओडिशा मार्क कर दो। बट स्टिल निगेटिव मार्किंग है, रिस्क नहीं लेना है। बट है, एक चीज है कि ओडिशा काफी ज्यादा जाना जाता है हॉकी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज हम देख लेते हैं क्विकली। इंडियन आर्मी खेलो इंडिया विंटर्स गेम। तो इंडियन आर्मी जो है टॉप स्पॉट पे रहा है थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम, ओके, 6 खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 इन गुलमर्ग। तो देख लीजिए, खेलो इंडिया का विंटर सेशन था, है ना, ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का, जो कि गुलमर्ग मतलब कि जम्मू कश्मीर में होस्ट किया गया, रखा गया। तो ये 6th एडिशन था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ओके। तो इसमें थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम, यानी लगातार तीसरा ईयर है ये कि इंडियन आर्मी ने जो है टॉप किया है। 6th खेलो इंडिया विंटर गेम में इंडियन आर्मी जीती है, और ये थर्ड टाइम हुआ है, तीसरा साल है कि लगातार इंडियन आर्मी उसमें जीत रही है। ऑब्वियसली इंडियन आर्मी है फिजिकली फिट, डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन इज द की, कि अब आप लोग ऐसी जनरेशन हो जो उतना डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो, आपका जो मन है वो करोगे। बट एक बात याद रखना, डिसिप्लिन से ही जीता जा सकता है। जिस इंसान में डिसिप्लिन है उसे हराना बहुत मुश्किल है। और इंडियन आर्मी की डिसिप्लिन जो है वो सबको पता है, मतलब काफी वर्ल्ड वाइड जानी जाती है, ओके। आर्मी बोले तो डिसिप्लिन इज मस्ट। तो वैसे अगर हम भी अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला लें ना, रोज इतने और स्टडी करना ही है, थोड़ा टाइम स्पोर्ट्स को, गेम्स को, या जो भी हमारी हॉबीज है उसे परस्यू करने में देना है, इस टाइम से आप टाइम टेबल फॉलो करो, डिसिप्लिन में रहो, तो ऑब्वियसली जीतोगे। तो खेलो इंडिया स्कीम जो है 2018 में लॉन्च की गई थी, ओके, ताकि स्पोर्ट्स को जो है ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट किया जा सके, एकदम निचली सतह पे जाके, है ना, एकदम हर जगह बहुत ज्यादा प्रमोशन हो स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स को पढ़ाई से कम माना जाता था, वो धारणा बदली जाए, इसलिए लॉन्च की गई। और इसका 6th
विंटर गेम्स का एडिशन था, है ना, तो उसमें थर्ड टाइम इंडियन आर्मी फर्स्ट आई है। नेक्स्ट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया विनर। अगेन खेलो इंडिया से रिलेटेड न्यूज है, बट ये यूनिवर्सिटी गेम्स है ना। इस एक विंटर गेम्स होता है, एक नॉर्मल भी खेलो इंडिया होता है जो हमने शायद पिछले सेशन में कवर किया हो। वैसे एक यूनिवर्सिटी गेम्स भी होते हैं, तो इसका ये फिफ्थ एडिशन था। ओके, तो इसमें जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विनर आई है। ओके, इसमें इंडियन आर्मी आई थी, इसमें चंडीगढ़, अब इसमें यूनिवर्सिटी, अब ये फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है तो उसमें यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेगी। अब यूनिवर्सिटीज ही पार्टिसिपेट कर सकती है, तो उसमें से सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप आई है। ठीक है, समझ आई बात। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025, जर्मनी वॉन जूनियर्स मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025। तो हॉकी का वर्ल्ड कप था, बट जूनियर का था, मेंस का था, उसमें जर्मनी जीती है। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, और इंडिया ने जो है थर्ड पोजीशन इसमें सिक्योर किया है। तो देखो, इंडिया थर्ड आई है, जर्मनी टॉप पे आई है। हुआ कहाँ था? तमिलनाडु में हुआ था, इंडिया में हुआ था। तो वैसे वर्ल्ड कप है हॉकी का, पर ये जूनियर है, मेंस का है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो दो बातों के लिए, पहले तो ये ऑब्वियसली इंडिया का नेशनल गेम है, ऊपर से ये इंडिया में हुआ था तमिलनाडु में, तो अगेन इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें इंडिया थर्ड आया था, तो इंडिया की पोजीशन पूछ सकते हैं, या फिर टॉप किसने किया पूछ सकते हैं, या वेन्यू पूछ सकते हैं। किसी भी तरह से आपको न्यूज पूछी जा सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो न्यूज अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। टाइगर डेथ्स इन 2025, एनटीसीए का डेटा है कि इंडिया रिकॉर्डेड 166 टाइगर डेथ्स इन 2025। ओ माय गॉड, 2025 में 166 टाइगर्स की डेथ हुई है। मध्य प्रदेश हाईएस्ट विथ 55 डेथ्स, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डेथ्स हुई है, 55 टाइगर्स की वहां पे डेथ हुई है। बहुत ही बैड न्यूज है ये। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। प्रोजेक्ट टाइगर है, इसी के साथ एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है ना, प्रोजेक्ट चीता भी है नेक्स्ट न्यूज में। सो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, तो इसमें क्या था कि इंडिया की टाइगर की पॉपुलेशन को हमें बढ़ाना था। तो ये पहले थी 1411, सिर्फ हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ 1500 भी टाइगर्स नहीं बचे थे, सिर्फ 1400 टाइगर्स थे। तो अब ये 2022 में हुए हैं 3682। ठीक है, तो नियरली डबल से भी ज्यादा हुई है ना टाइगर की पॉपुलेशन। तो अच्छी बात थी, मगर आप देखो 2025 में 166 डेथ्स हुई है, और मध्य प्रदेश में 55 डेथ्स हुई अकेले मध्य प्रदेश में। तो ये काफी बुरी न्यूज है। तो ऐसी न्यूज भी पूछ लेता है ना, प्रोजेक्ट टाइगर ही पूछ ले आपको कब लॉन्च हुआ है, क्योंकि हमें कंजर्व करना है वाइल्ड लाइफ को हमारी। तो अगर ऐसी कुछ मेजर न्यूज आती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चीता रीइंट्रोडक्शन सक्सेस, 8 cheetahs airlifted from Botswana released into Kuno National Park, मध्य प्रदेश इन February 2026। आपको पता था कि चीता वेयर एक्सटिंक्ट इन इंडिया फॉर 70 years, 70 साल से, पिछले 70 साल में चीता हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे चीता। तो उनका रीइंट्रोडक्शन हुआ प्रोजेक्ट चीता के तहत 2022 में। ठीक है, मोदी जी गए थे, उन्होंने चीता लाए थे, है ना, आप सबने देखा होगा। तो प्रोजेक्ट चीता लॉन्च हुआ था 2022 में, तो उसमें क्या हो रहा था, थोड़े थोड़े पार्ट्स में कुछ कुछ चीता हमारे इंडिया में लाए जाने वाले थे। तो 8 चीता को ना अभी हाल ही में February 26 में लाया गया, एयरलिफ्ट दी गई, मतलब वो प्लेन में स्पेशल टाइप के लेकर आते हैं बोट्सवाना से, ये कहाँ पे? अफ्रीका में है। ओके, और ये कहाँ पे लाए गए? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। आपको नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना, कि बताओ कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब ये क्यों पूछा एग्जामिनर में? क्योंकि ये न्यूज में था, वहां पे चीता लाए गए, है ना, प्रोजेक्ट चीता चल रहा है वहां पे। सो इस टाइप से स्ट्रेटेजी के और न्यूज को आप साथ साथ पढ़िए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर ला पाओ। अब इंपॉर्टेंट डेज और नोटेबल मेमोरीज देख लेते हैं क्विकली। नेशनल साइंस डे आप सबको पता होगा, 5/28 को मनाया जाता है। डेज एंड डेट्स आपको याद रखना होता है। तो इस बार जो 2026 थी, उसका थीम था वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। विकसित भारत का हमारा एम है 2047 तक के। तो उसमें वुमेन जो है साइंस में किस तरह से उसे आगे कैटलाइज कर सकती है ना, इसी पर बेस ये थीम थी। तो नेशनल साइंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? सीवी रमन जी की डिस्कवरी जी थी, रमन इफेक्ट, Feb 28 1928 में, उसके उसे सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है।
तो सीवी रमन जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी फेब 28 1928 में, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और इसी दिन हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं फरवरी 28 को। तो 2026 की जो थीम थी वो थी वुमेन इन साइंस फर्टिलाइजिंग विकसित भारत। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर डे, ये 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 2026 की थीम थी वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट इज आशा भोसले, लीजेंडरी सिंगर पासेस अवे। आप सभी को पता होगा आशा भोसले जी काफी बड़ी सिंगर थी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2028 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था 2000 में। अभी हमने दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिस्कस किया है, तो ये इन्हें प्राप्त है ऑलरेडी 2000 में, है ना। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। अब लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। तो उन्हें सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मतलब कि पद्म विभूषण मिला है 2008 में। और इनका अभी निधन हुआ है, उनकी एज थी 92। ओके, सो दिस वाज द सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप ये आपको यूजफुल रहा होगा आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए, या जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उन्हें जो मेजर न्यूज थी वो उनका थोड़ा आइडिया हो गया होगा, ताकि आप गैट के एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। आई होप आपको थोड़े फैमिलियर क्वेश्चंस मिले एग्जाम में, है ना। इन्हीं न्यूज के अराउंड क्वेश्चन मिल जाए तो ऑब्वियसली 5 मार्क्स 10 मार्क्स इस तरह से आप गेन कर सकते हो। सो keep learning and thanks for watching.